नमस्कार दोस्तों, अभिव्यक्ति क्लासेस जयपुर की ओर से मैं कुलदीप सिंह चौधरी आपका इतिहास की इस ऑनलाइन सीरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने मेवाड़ का गुहिल वंश शुरू किया था और उसके अंदर हमने गुहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य के बारे में पढ़ा। उसके बाद गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल के बारे में पढ़ा और बप्पा रावल के बाद में हमने अल्लट और ऐसे ही एक वंशावली के रूप में हमने जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह तक का इतिहास हमने पढ़ लिया था। आगे का जो इतिहास है इसमें एक शासक के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे और उनका नाम है रावल रतन सिंह। दोस्तों जी, ये वही रावल रतन सिंह है जिसकी पत्नी का नाम था रानी पद्मिनी और इस रानी पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। एक लंबे अरसे के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी को किसी प्रकार की कोई सफलता यहां पे नहीं मिली तो यहां एक युद्ध होता है 1303 ईस्वी में और उस युद्ध के अंदर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 राजपूत महिलाओं के द्वारा अग्निजोहर किया जाता है और रावल रतन सिंह और गोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है और घटना बनती है 1303 की और उसे कहा जाता है चित्तौड़ का पहला साका। तो यह हम इस वीडियो में रावल रतन सिंह, पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी इन तीनों ही पात्रों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रावल रतन सिंह का इतिहास। रावल रतन सिंह शासनकाल देखें तो 1302 से 1303 ईस्वी तक रावल रतन सिंह ने शासन किया। इस रावल रतन सिंह के बारे में हम देखें तो रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था रानी पद्मिनी और रानी पद्मिनी के बारे में हम देखते हैं तो ये रानी पद्मिनी निवासी थी सिंघल द्वीप की, जिसे वर्तमान में इतिहासकार सिंघल द्वीप को श्रीलंका के रूप में देखते हैं। रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी सिंघल द्वीप की निवासी थी और सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और उनकी माता का नाम कमलावती था। पद्मिनी के पास में एक तोता हुआ करता था जिसका नाम है हीरामन तोता और इस हीरामन तोते की खासियत थी कि ये इंसान की हूबहू आवाज निकाल सकता था। ऐसे ही तोते आज वर्तमान में गागरोली तोतों के नाम से जाने जाते हैं। वो एक ज्योग्राफी का विषय हो जाता है। तो यहां हम देखेंगे रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी और पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष। लेकिन इससे पहले यहां हम रावल रतन सिंह, पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी इनका जो वृतांत है या रावल रतन सिंह की जानकारी के जो स्रोत हैं इन स्रोतों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां सबसे पहले अपन एक पॉइंट बनाएंगे, जानकारी के स्रोत। और जानकारी के स्रोतों में पहले नंबर पे आएगा एक ग्रंथ जिसका नाम है पद्मावत। और पद्मावत जो है वो लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अवधी भाषा के अंदर यह ग्रंथ लिखा गया। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा ग्रंथ है पद्मिनी चरित्र और यह ग्रंथ लिखा गया लब्धोदय के द्वारा। तीसरे ग्रंथ की अगर हम बात करें तो उसका नाम है गोरा बादल चौपाई और यह ग्रंथ लिखा गया हेमरतन के द्वारा। और अगर हम देखें तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है
छिताई वार्ता, यह ग्रंथ लिखा गया नारायण दास के द्वारा। और अगर किसी साहित्य ग्रंथ की हम बात करें तो वो था रूप परीक्षा काव्य। यह ग्रंथ लिखा गया विद्यापति के द्वारा। दोस्तों, हम ये जानकारी के इतने स्रोत इसलिए लिखते हैं कि जब आपके कला संस्कृति वाले चैप्टर में, जब राजस्थान के इतिहास में, कला संस्कृति में साहित्यिक जब टॉपिक आएगा, साहित्य, राजस्थान का साहित्य, तो वहां कई सारी पुस्तकें, कई सारे ग्रंथों के नाम होंगे और उन ग्रंथों में आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मैं यहां हर शासक के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट ग्रंथ होता है, इंपॉर्टेंट साहित्यिक साक्ष्य होता है, तो उसको हम साथ के साथ में ही क्लियर करते हुए चलते हैं। तो यहां पद्मावत, पद्मिनी चरित्र, गोरा बादल चौपाई, छिताई वार्ता और रूप परीक्षा काव्य, कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में, जिनसे हमें चित्तौड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है और स्पेशली रावल रतन सिंह और पद्मिनी के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। अब यहां एक वृतांत में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रंथ है पद्मावत, ये ग्रंथ काफी सुर्खियों में रहता है और इसी ग्रंथ को आधार मान के अभी कुछ समय पहले बॉलीवुड के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने एक मूवी बनाई और मूवी जो थी उसका नाम था पद्मावत। पहले इसका नाम पद्मावती रखा गया, फिर जब विवाद हुआ तब इसका नाम पद्मावत रख दिया गया। अब इसमें क्या जानकारी मिलती है, क्यों ये ग्रंथ इतना पॉपुलर हुआ? तो पहले तो इस ग्रंथ के, इस लेखक के बारे में जानते हैं कि ये जो लेखक था मलिक मोहम्मद जायसी, इसने पद्मावत लिखी। कौन सी भाषा में? तो ये भाषा थी अवधी भाषा में। और मलिक मोहम्मद जायसी जो शेरशाह सूरी का समकालीन था, इसने ये ग्रंथ लिखा 1540 से 1545 के बीच में। अब एक बेसिक सी चीज हमें यहां दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के हम अगर देखें तो मेरी नजर में अगर मैं कहूं तो ये जो पद्मावत ग्रंथ है ये झूठ का पुलिंदा है, इतिहास का एक सबसे बड़ा झूठ है। ये कैसे? कि इसमें रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया गया है और रानी पद्मिनी जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी, वो समय अगर हम देखें तो 1303-1302 के आसपास की घटनाओं के अंदर हमें देखने को मिलती है। और उस रानी पद्मिनी की सुंदरता का इतना अच्छे तरीके से इसने वर्णन किया, तो या तो दो काम हो सकते हैं कि या तो रानी पद्मिनी को मलिक मोहम्मद जायसी ने देखा हो तो ये 250 साल पहले जिंदा हुआ हो या 250 साल पहले भी जिंदा हो, क्योंकि ये ग्रंथ तो 1540 में लिखा गया। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि रानी पद्मिनी 250 साल तक जिंदा रही हो, यानी कि 1540 तक, जब तक इसने मलिक मोहम्मद जायसी ने रानी पद्मिनी को देखा तब तक जिंदा रही हो। तो रानी पद्मिनी का समय और मलिक मोहम्मद जायसी के लिखने के समय में लगभग 200-250 सालों का अंतर है। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने ऐसा क्यों किया कि रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह वर्णन उसने दिया? एक वो समय था जब दिल्ली में मुस्लिम सत्ता स्थापित थी और दरबार के अंदर रोज नए मुस्लिम लेखक जो थे, फारसी लेखक, वो रोज नए नए लेखक आ रहे थे और वो एक ही प्रकार का इतिहास लिखते थे, इस्लाम की उत्पत्ति से लेके जिस शासक के शासन काल में वो ग्रंथ लिख रहे हैं वहां तक का वो वर्णन करते थे। अब बार बार वो नई किताबें आती थी, सब में एक जैसा मैटर था। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने सोचा कि अगर मैं भी उसी परंपरागत ढांचे पे किताब लिखूंगा तो मेरी किताब कोई पढ़ेगा नहीं, कोई इंटरेस्ट इस किताब में नहीं होगा, इसलिए क्यों ना इस किताब के अंदर कोई मसाला डाला जाए जिससे ये किताब अट्रैक्टिव हो। तो एक काल्पनिक कहानी के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी ने यहां पे पद्मिनी का वर्णन कर दिया। रानी पद्मिनी का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी इस ग्रंथ के अंदर देता है। अब हम इस कहानी के ऊपर आते हैं
कि मलिक मोहम्मद जायसी यहां पे क्या समझाने की कोशिश करता है। क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, क्या इसका वास्तविक कारण था, क्या इसका एक काल्पनिक कारण था, और इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, और युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ, ये सारी घटनाओं को हम एक बार देखते हैं। तो यहां सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि घटना शुरू होती है कि साहब जो पद्मिनी थी, इस पद्मिनी के पास में एक तोता था, हीरामन तोता। अब यहां पे अलग अलग तरीके से यह समझाया जाता है, अलग अलग वृत्तांत मिलते हैं, लेकिन यहां हम इसको ऐतिहासिक तरीके से नहीं देखेंगे, सिर्फ कल्पनाओं के अंदर इसकी बात करेंगे। साहब ये जो हीरामन तोता था, इस हीरामन तोते को प्रेम हो गया पद्मिनी से, और इस तोते ने रानी पद्मिनी को प्रपोज कर दिया। जब ये बात रानी पद्मिनी के पिता रावल रतन सिंह को पता चली तो जब राजा गंधर्व सेन को इस बारे में पता चला कि तोते ने मेरी बेटी को प्रपोज कर दिया, तो गंधर्व सेन ने आदेश निकलवाया कि इस तोते की गर्दन मरोड़ दी जाए, तोते को मार दिया जाए। और जब सैनिक इसको मारने लगे तो ये तोता उड़ के जैसे तैसे करके पहुंच जाता है मेवाड़ में, और मेवाड़ में जो है ये आ जाता है रावल रतन सिंह के पास में। अब सब कहानी के रूप में अगर हम देखें तो रावल रतन सिंह जो है उस समय मैच देख रहा है 2020 वर्ल्ड कप के, और रावल रतन सिंह मैच देख रहा है इंडिया और श्रीलंका का। उसमें जब चौका लगता है, छक्का लगता है, तो वो चीयर लीडर्स डांस करती है। तो तोता रावल रतन सिंह से कहता है कि तो क्या ये चीयर लीडर्स की सुंदरता को देख के बार बार मुस्कुरा रहा है, असली सुंदरता तो मुझे पता है कहां पे है। रावल रतन सिंह तू यहां बैठ के झूठ मूठ की सुंदरता देख रहा है, श्रीलंका चल, वहां पे एक रानी है, राजा गंधर्व सेन की पुत्री, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत है कि तू देख के ये तेरी चीयर लीडर्स को भी भूल जाएगा। रावल रतन सिंह का दिमाग खराब, दिमाग इसलिए खराब कि उसने तोते से कहा कि यार तू थोड़ा सोच तो सही, वो देख पीछे महिला जयवर्धने और संगकारा अजंता मेंडिस ये मैच में जब दिख रहे थे तो काले काले दिख रहे हैं, तो सुंदरता इतनी श्रीलंका में कैसे हो सकती है जब श्रीलंका के सारे खिलाड़ी काले हैं। और तू कह रहा है दूसरी तरफ कि रानी पद्मिनी जो है वो पान खाती है तो पान का पीक दिखता है, पानी पीती है तो पानी दिखता है, यानी कि तेरे हिसाब से तो वो चलती फिरती एक्सरे मशीन है, बिल्कुल पारदर्शी है, आर पार का दिखता है। तो यहाँ पे रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन ये तोता करता है, लेकिन रावल रतन सिंह इस बात पे विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो देख रहा है सामने टीवी में कि टीवी में जो श्रीलंका के शासक आ रहे हैं मैच में, ये कितने काले काले हैं, कितने कुरूप हैं। लेकिन यहाँ तोता जो है अपनी बात को मनवाने के लिए एक अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और मोबाइल में यूट्यूब पे गाना चलाता है चिटिया कलहिया वाला, और उसमें जैकलिन फर्नांडिस को दिखाता है और रावल रतन सिंह से कहता है कि जैकलिन फर्नांडिस जो है ये भी श्रीलंका की है। तब जाके रावल रतन सिंह को विश्वास होता है कि यार हो सकता है कि मुझे एक बार चलना चाहिए, तो ये श्रीलंका जाता है। अब यहां से देखो झूठ की शुरुआत कैसे होती है कि रावल रतन सिंह जो था ये पद्मिनी को देखने के लिए जाता है सिंगल द्वीप, और यहां सिंगल द्वीप जाके एक पागल एक साधु के देश में ये रहता है। जैसे आपने बाहुबली 2 देखी होगी ना, जिसमें वो जो हीरो है वो महेशमती का जो राजा होता है वो रानी को प्राप्त करने या उसको मोहित करने के लिए, उसको देखने के लिए उसके राज्य में पागल बन के रहता है। वैसे ही यहाँ पर रावल रतन सिंह जो है वो सिंगल द्वीप में पागल बन के रहता है। और समय बताया जाता है कि साहब लगभग 12 वर्षों तक रावल रतन सिंह जो है वो श्रीलंका में पद्मिनी के पीछे पीछे डोलता रहा, लेकिन प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अब यहां हम देखें तो साहब 12 सालों तक एक लंबा समय इसने रावल रतन सिंह ने पद्मिनी के पीछे पीछे सिंगल द्वीप के अंदर बिता दिया। तो एक दिन जो सिंगल द्वीप का जो राजा था, राजा गंधर्व सेन, पद्मिनी का पिता, इसे ये समझ में आया कि यार ये जो आदमी है पिछले 10-12 साल से अपने राज्य में है, मूल रूप से अपने राज्य का नहीं है, हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ यहां पे हो। तो रावल रतन सिंह को गिरफ्तार करके सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन के सामने लाया जाता है, और सिंगल द्वीप का राजा गंधर्व सेन कहता है कि बता तू कौन है, तू यहां सिंगल द्वीप का तो नहीं है।
राजा रतन सिंह के समझ में आती है कि ये अपना मेवाड़ भी नहीं है, ये मारेंगे कम और घसीटेंगे ज्यादा, सही सही बताने में फायदा है। तो जो भी होगा देखा जाएगा। रावल रतन सिंह ने बता दिया साफ साफ कि महाराज मैं मेवाड़ का राजा हूं, रावल रतन सिंह मेरा नाम है, और आपकी बेटी पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर मैं आ गया। क्या आपको किसने बताया मेरी बेटी के बारे में? कि एक तोता था, तोते ने बताया। अब गंधर्व हुसैन का दिमाग खराब किया, तो वही तोता है जो मेरी बेटी को प्रपोज करके गया था। फिर भी गंधर्व हुसैन यहां पे कहता है क्योंकि ये भी मेवाड़ का राजा था, इसलिए गंधर्व हुसैन ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बेटी की शादी मैं आपसे करवा देता हूं। अब यहां रावल रतन सिंह और पद्मिनी दोनों का विवाह हो जाता है, और रावल रतन सिंह और पद्मिनी जो है वो आ जाते हैं मेवाड़ में। अब सब थोड़े दिनों तक ये घूमते फिरते हैं, हनीमून वगैरह मनाते हैं। पर जैसे ही रावल रतन सिंह राजकार्य में अपना ध्यान बटाने लगता है, अपना ध्यान राजकार्य की ओर लगाता है, तो मेवाड़ में रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था, और उस तांत्रिक का नाम था राघव चेतन। राघव चेतन यहां पे पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है, पद्मिनी के ऊपर डोरे डालना चाह रहा है, रानी पद्मिनी को जादू टोने से प्राप्त करना चाह रहा है। और यह बात जो है रावल रतन सिंह को पता चल जाती है कि ये जो राघव चेतन अपना तांत्रिक है, ये मेरी पत्नी को अपने जाल में फंसाना चाहता है। इसलिए रावल रतन सिंह ने क्या किया कि इस राघव चेतन को जो है वो अपने दरबार से गेट आउट कर दिया, अपने दरबार से निकाल दिया। अब राघव चेतन का दिमाग खराब, पंडित था, अपमान हुआ। अपमान और अपमान से फर्क नहीं पड़ा, फर्क तो ये पड़ा कि रानी पद्मिनी को मैं दिन में 3 बार 5 बार 10 बार देख लेता था, मेरा मन लग जाता था। अब पद्मिनी को देखने की व्यवस्था भी खत्म हो गई, और राज्य में जो अपने आसरा मिला हुआ था वो आसरा भी खत्म हो गया। लेकिन राघव चेतन ने यहां पे एक शपथ ली कि रावल रतन सिंह, मैं जब तक तेरा नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं ये मानो कि चैन की सांस मुझे नहीं आएगी। तो रावल रतन सिंह का नाश करने की शपथ ली राघव चेतन ने। अब साहब राघव चेतन कैसे नाश करे? ये तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को युद्ध थोड़ी लड़ लेगा। इसलिए राघव चेतन ने एक दिमाग लगाया कि इस समय दिल्ली में बैठा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सुंदरता का सबसे बड़ा प्रशंसक है। यहां तक कि अलाउद्दीन खिलजी तो ये कहता है कि अल्लाह ने दुनिया में अगर कोई सुंदर चीज बनाई है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का ही अधिकार है। और अलाउद्दीन खिलजी की मेवाड़ से पहले ही दुश्मनी थी, क्योंकि रावल रतन सिंह के पिता समर सिंह ने गुजरात जाते समय अलाउद्दीन की सेना से टैक्स वसूल किया था। और दूसरा कारण यहां पे यह मिल गया कि राघव चेतन जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ का दुश्मन, राघव चेतन भी हो चुका है मेवाड़ का दुश्मन, और दुश्मन मिलकर बन गए दोस्त। अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को सारी बात समझाता है कि ऐसे ऐसे एक सिंगल द्वीप की रानी है, नई नई शादी होकर मेवाड़ के अंदर आई है, और इतनी खूबसूरत है कि क्या ही बताएं कितनी खूबसूरत है। अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब कि पंडित जी वाकई में ऐसी बात है क्या? कि बिल्कुल ऐसी बात है। अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना तैयार की और अलाउद्दीन खिलजी पहुंच जाता है मेवाड़। और चित्तौड़ का जो किला है, उस चित्तौड़ के किले के चारों तरफ अपनी सेना सजा देता है। और यह जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर 8 वर्षों तक घेरा डाले रखा। रावल रतन सिंह को अंततः परेशान होकर दुर्ग के द्वार खोलने पड़े, और वो अलाउद्दीन खिलजी से पूछने आया कि बता तेरी वजह क्या है, तू क्या चाहता क्या है? 8 साल हो गए तू यहां डेरा डाल के बैठा हुआ है, ना हम दुर्ग के बाहर आ सकते, ना कोई हमारा काम कर सकते, चाहता क्या है तू? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि देख मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस सुंदर स्त्री को देखना चाहता हूं जिसका वर्णन ये पंडित बार बार बैठ के मेरे पास करता है, चोटी भरता है मेरे। रानी पद्मिनी, दिमाग खराब कर रखा है, मुझे दिखा दे एक बार पद्मिनी।
रतन सिंह ने कहा कि देख बात ऐसी है कि मैं तुझे बिल्कुल सामने सामने तो वो नहीं दिखाऊंगा प्रत्यक्ष रूप से, मैं तुझे आईने के अंदर दिखा सकता हूं या किसी प्रतिबिंब के अंदर दिखा सकता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी का तो दिमाग खराब हो रखा था। 8 साल से अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की प्रतीक्षा कर रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि देख रतन सिंह तू कैसे भी दिखा, बस मुझे तेरी वाइफ दिखा, भाभी के दर्शन करा कैसी है। तो यहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने एक षड्यंत्र रचा कि जैसे तैसे मैं दुर्ग के अंदर पहुंच जाऊं। रावल रतन सिंह ने ठीक है कोई बात नहीं आप अंदर आ जाओ। यहां पे अब फिर दूसरा झूठ स्टार्ट होता है कि साहब रानी पद्मिनी को बिठाया गया, रानी पद्मिनी की परछाई एक कांच में पड़ी आईने में, उस आईने की परछाई दूसरे आईने में पड़ी, दूसरे आईने की परछाई तीसरे आईने में पड़ी, और फिर वहां से वो जो परछाई है वो जल के अंदर पड़ी, पानी के अंदर एक कुंड था उस कुंड के अंदर पड़ी, और उस कुंड में रानी पद्मिनी की शक्ल देखी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी का फिर दिमाग खराब कि तो पंडित कह रहा था उससे भी ज्यादा सुंदर है, अब क्या किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि जैसे तैसे करके ये मेरे हाथ लगे। तो हमारा एक नैतिक संस्कार होता है कि जब किसी मेहमान को छोड़ने के लिए जाते हैं तो दरवाजे तक जाया जाता है। जब वो मेहमान घर से जाता है तो उसे दरवाजे तक छोड़ने जाया जाता है। तो रावल रतन सिंह ने कहा कि देख लिया, खुश, राजी, अब निकलो, गेट आउट, निकल। अलाउद्दीन खिलजी जैसे गेट तक आया तो रावल रतन सिंह भी उसको छोड़ने के लिए गेट तक आए। अब रावल रतन सिंह को पता थोड़ी था कि ऐसी गद्दारी करेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कटार निकाली और रावल रतन सिंह की गर्दन पे टेक दी और कहा यू आर अंडर अरेस्ट, आप चारों तरफ से घिर चुके हो और अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को किडनैप करके ले गया दिल्ली। अब पीछे रानी अकेली, नई नई शादी होके आई है, पूरे किले के अंदर ये सारी अकेले, पूरी सेना है, किला है, रानी है, लेकिन राजा नहीं है, हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी नहीं है। तब रानी परेशान है, व्याकुल है, और अलाउद्दीन खिलजी खुश है क्योंकि अब वो राजा के बदले पद्मिनी को प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि एक राजपूत महिला से भिड़ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का मैसेज आता है रानी पद्मिनी के पास में, माय डियर पद्मिनी, आई एम योर अलाउद्दीन खिलजी फ्रॉम दिल्ली एंड आई वांट टू मीट यू। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति जिंदा रहे तो तुम फटाफट से तैयार हो जाओ और दिल्ली आ जाओ, तब तो मैं राजा को छोड़ दूंगा। अब राजा तो दुर्ग में पहले ही नहीं है, नई नई शादी हुई है, पद्मिनी पहले ही परेशान है, और ऊपर से अलाउद्दीन खिलजी का मैसेज मिल रहा है कि अगर तुम राजा को जिंदा चाहती हो तो तुम यहां पे आ जाओ। ये तो वही सीन हो गया जो शोले फिल्म के अंदर होता है। शोले फिल्म में जैसे गब्बर कहता है ना कि बसंती जब तक तेरे पैर चलते रहेंगे तेरे यार की सांसें चलती रहेगी, वो वाला सीन हो गया कि अगर तुम यहां नहीं आओगी तो मैं राजा रतन सिंह को नहीं छोड़ूंगा। अब पद्मिनी यहां परेशान। ये जो पद्मिनी है, इस पद्मिनी ने अपने चाचा को बुलाया। पद्मिनी ने अपने चाचा को बुलाया। चाचा का नाम था गोरा, और पद्मिनी ने अपने भाई को भी बुलाया। भाई का नाम था बादल। ये गोरा और बादल सिंगल द्वीप से ही साथ में आए थे पद्मिनी के जब इनका विवाह हुआ था। तो चाचा गोरा को और भाई बादल को पद्मिनी ने बुलाया और अलाउद्दीन खिलजी का वो मैसेज पढ़ाया। गोरा और बादल ने मैसेज पढ़ते ही कहा कि अब क्या किया जाए। तो इन दोनों ने एक युक्ति सुझाई कि तुम एक काम करो, वापस मैसेज भेजो और मैसेज में ये लिखो कि ठीक है मैं आ रही हूं, मैं दिल्ली आती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि राजपूत महिलाएं अगर किसी के यहां जाती है विवाहित होकर तो साथ में दासियां भी लेके जाती है, और मेरे साथ अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपनी दासियों को लेकर आऊंगी, तभी मैं वहां आऊंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी का तो दिमाग खराब। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तू पूरे मेवाड़ को ही लिया, लेकिन तू आ जा, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। अब यहां अलाउद्दीन खिलजी तो इस वजह से खुश था कि रानी पद्मिनी आ रही थी, और अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक इस वजह से खुश थे कि साथ में दासियां भी आ रही थी। तो यहां पे हुआ क्या कि अलाउद्दीन भी खुश और उसकी सेना भी खुश।
लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। घटना ये घटित होने वाली है कि उसमें दासियों को नहीं बिठाया गया, जो डोलियां मंगवाई गई उसमें दासियों को नहीं बिठाया गया, उसमें बिठाया गया आपकी तरह राजस्थान पुलिस, पटवार और फौज की तैयारी करने वाले बच्चों को, जो बिल्कुल नए नए बिल्कुल जवान लड़के थे, उनको बिठाया गया और उनके हाथ में एक जो बिल्कुल तेल वेल लगा लगो के तैयार करके एक लठ समला दिया गया उनको, और उनको डोलियों में दासियों के रूप में बिठाकर ले जाया गया दिल्ली। अब दिल्ली जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी सुबह सुबह बिल्कुल नहा धो के साइड की मांग निकाले, काजल वाजल लगा के हाथ में गजरा लेके बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था कि आज तो पद्मिनी आने वाली है, आज तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी होने वाली है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि मेरा काल आ रहा है। जैसे ही मेवाड़ की राजकुमारी रानी पद्मिनी दिल्ली में पहुंचती है और वो जो डोलियां जब नीचे उतरती है तो उनमें से निकलती बिल्कुल रणबांकुरे आपकी तरह, और आते ही सबसे पहले कुछ नहीं किया, वो लठ उठाया और अलाउद्दीन खिलजी के मारना शुरू। आगे आगे दिल्ली की सड़कों पे अलाउद्दीन खिलजी और पीछे पीछे मेवाड़ के रणबांकुरे, आगे आगे खिलजी भाग रहा, पीछे पीछे मेवाड़ के लड़के भाग रहे और उसको इतना मार रहे कि अलाउद्दीन खिलजी के मुंह से एक ही बात निकली, भाई बियान बड़ी बढ़ाई आज तो तूने बहुत बुरा किया मेरे साथ। और रानी पद्मिनी, गोरा और बादल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की चुंगल में से रावल रतन सिंह को छुड़ा के मेवाड़ चले जाते हैं। अब यह अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब कि राजा को तो छुड़ा ले गए, जो छुड़ा ले गए, इधर मेरी पीठ पूरी लाल कर दी मार मार के। अब रात को अलाउद्दीन खिलजी अपनी बेगम से आयोडेक्स की मालिश करवा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब कि ये तो खिलजियों की इज्जत खराब हो गई बिल्कुल। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी अब नई रणनीति बनाता है और अलाउद्दीन खिलजी वापस बदला लेने के लिए जाएगा चित्तौड़ पे, और अब की बार में फिर से चित्तौड़ किले का घेरा डालेगा 8 महीने का, और फिर यहां पे लड़ाई होगी जिसमें रावल रतन सिंह, गोरा और बादल मारे जाएंगे। राजपूतों के नेतृत्व में केसरिया होगा और रानी पद्मिनी जो है वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि कुंड के अंदर अपनी जान गंवा देगी, यानी कि जौहर व्रत को अपना लेगी। और 1301 की ये जो घटना होगी वो होगी आपकी चित्तौड़ का पहला साका, और चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी इस किले का नाम बदल कर देगा खिजराबाद और सौंप देगा अपने बेटे खिज्र खां को। तो दोस्तों ये कहानी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये महज एक कहानी है जो मलिक मोहम्मद जायसी के दिमाग की उपज है। इस घटना में कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं देखना। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं फैक्ट्स के बारे में देखना है। तो यहां हम दोबारा से इस चीज के बारे में थोड़ा फैक्चुअल तरीके से देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। यहां पे हमें पॉइंट देखना है रावल रतन सिंह वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, इनके बीच में युद्ध हमें देखना है। तो सबसे पहले तो युद्ध के कारणों के बारे में बात करेंगे। तो युद्ध का पहला कारण तो, और जो सबसे मेन कारण होगा वो ये होगा कि रतन सिंह का जो बाप था समर सिंह द्वारा एके की सेना से टैक्स वसूलना। दूसरा कारण होगा एके द्वारा पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा। और ये जो दूसरा कारण मैंने लिखा है पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा, ये कारण बताता है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन से ग्रंथ में? तो नाम होगा पद्मावत। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अगला कारण हम देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। और अगर हम इसके कारणों में जाएं तो आ सकता है चित्तौड़ दुर्ग का
सामरिक महत्व। ये जो आखिरी के दोनों कारण है ये कॉमन कारण है, राजस्थान के हर युद्ध के अंदर ये कारण हो सकते हैं। अगर रणथंभौर का युद्ध होगा, रणथंभौर पर कहीं कोई लड़ाई होगी तो रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व, जालोर पर होगा तो जालोर दुर्ग का सामरिक महत्व, चित्तौड़ पर होगा तो चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी भी नीति इसका एक कारण था, लेकिन यहां सबसे मेन कारण जो वास्तविक कारण था वो था अलाउद्दीन खिलजी की सेना से समर सिंह के द्वारा टैक्स वसूल करना। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में यह बताता है कि मेन कारण था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा। इन कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये थे कारण। अब यहां पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे तो जनवरी 1303 में एके ने चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाला जनवरी 1303 में, और 8 माह बाद, 8 माह बाद मतलब अगस्त 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। दूसरी चीज, यहां हुए इस युद्ध में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने अग्नि जौहर किया। अगली चीज, रावल रतन सिंह, गोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ, और 1303 की यह घटना चित्तौड़ का पहला साका कहलाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर रख दिया खिजराबाद। अब यहां 1 मिनट हम रुकेंगे। हम यहां इसलिए रुकेंगे कि अब परीक्षाओं का जो पैटर्न है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये कम से कम 100 बार पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया। ये 100 बार पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का राजा कौन था, पद्मिनी के तोते का क्या नाम था, या चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ। ये कई बार पूछा गया है। गोरा और बादल कौन थे, तो गोरा तो पद्मिनी का चाचा था और बादल पद्मिनी का भाई था। यहां यह भी कई बार पूछा गया है कि चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या किया, तो नाम कर दिया खिजराबाद। लेकिन नया क्वेश्चन यहां यह बन सकता है कि किस अभिलेख में ये वर्णन मिलता है, ये नाम मिलता है खिजराबाद, कि चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया गया। तो यहां चित्तौड़ में एक दरगाह है और दरगाह का नाम है धाई बी पीर की दरगाह। धाई बी पीर की दरगाह। इस धाई बी पीर की दरगाह पर जो लेख लिखा हुआ है उसी में चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या मिलता है, खिजराबाद मिलता है। और फिर बाद में एके ने अपने पुत्र
खिज्र खां को यह किला यानी चित्तौड़ का किला सौंप दिया। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह किला खिज्र खां को सौंप दिया और खिज्र खां के नाम पर ही इस किले का नाम रखा गया खिजराबाद। खिज्र खां को सौंप दिया इसीलिए इसका नाम रखा गया खिजराबाद। और फिर बाद में यह खिज्र खां भी जो है वो दिल्ली चला जाता है और यहां ये किला सौंप जाता है मालदेव मूछला को, यानी कि मालदेव सोनगरा को। तो यहां ये 1303 का ये पूरा वर्णन है। अब एक चीज मैं बताऊं कि मैंने मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत को झूठ का पुलिंदा क्यों कहा था। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा कि रावल रतन सिंह का जो शासनकाल मैंने आपको लिखाया 1302 से 1303 का लिखाया, 1302 से 1303 का लिखाया। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में वर्णन दिया कि 12 साल तो रावल रतन सिंह ने श्रीलंका सिंगलदीप में बिताए। उसके बाद 8 साल का घेरा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर डाला और दूसरा 8 महीने का घेरा फिर दोबारा अलाउद्दीन खिलजी ने डाला और फिर यह युद्ध हुआ 8 माह के बाद का। 12 और 8 20 साल तो ये हो गए, 8 महीने इसमें और जोड़ दो। जबकि वीर विनोद जो कविराज श्यामल दास की लिखी हुई है उसमें मेवाड़ की वंशावली है, मेवाड़ के वंश का इतिहास है। उसमें रतन सिंह का शासनकाल बताया गया है सिर्फ और सिर्फ ये 1-2 साल का, 1302 से 1303 का। लेकिन इधर शासक बताया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 20 साल का। कितना बड़ा झूठ यह इतिहास के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ अपनी किताब को पॉपुलर करने के लिए, अपनी बात को बिल्कुल एक मसाले की तरह परोसने के लिए मलिक मोहम्मद जायसी ने ये इतना बड़ा पाखंड यहां पे फैला दिया। अब साहब अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जब ये सेना आई तो सेना में एक सैनिक के रूप में, एक सेनापति के रूप में, एक लेखक के रूप में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी साहब जिसका नाम था खजाइन उल फुतूह। इसी खजाइन उल फुतूह को तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है। खजाइन उल फुतूह को तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है। और अमीर खुसरो ने अपनी इस किताब में 1303 का जो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान था उसका आंखों देखा वर्णन किया है। आंखों देखा वर्णन यानी कि जब ये युद्ध लड़ा गया उस समय अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक के रूप में उस सेना में शामिल था और उसने अपनी इस किताब में, अपनी इस डायरी में, अपने इस ग्रंथ खजाइन उल फुतूह या तारीख अलाई के अंदर इस 1303 का जो युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में लड़ा गया इसका आंखों देखा वर्णन किया है। तो यहां ये अलाउद्दीन खिलजी का ये वर्णन कंप्लीट होता है। अब देखो आप 1303 में ये किला चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। अलाउद्दीन खिलजी यहां पे बिठा देता है अपने बेटे खिज्र खां को और खिज्र खां भी बाद में ये किला सौंप देता है मालदेव मूछाला को। और मालदेव मूछाला का शासन यहां पे 1326 तक रहा, यानी कि 1303 से लेकर 1326 तक ये जो 23 वर्षों का शासनकाल है इसमें मेवाड़ पर गुहिल वंश का शासन या चित्तौड़ किले पर गुहिल वंश का शासन नहीं रहा।
फिर बाद में 1326 में राणा शाखा का एक शासक आएगा जिसका नाम था राणा हम्मीर। वो इस मालदेव सोनगरा को पराजित करके इससे चित्तौड़ का किला छीन लेगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी के संदर्भ में और रावल रतन सिंह के संदर्भ में जो भी तथ्यात्मक वर्णन है, ये तथ्यात्मक वर्णन मैंने आपको बताया। एक चीज मैंने आपको यहां बताई, इस चीज के बारे में आप बिल्कुल विशेष तरीके से ध्यान रखना कि ये जो धाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख है, ये धाइबी पीर की दरगाह का लेख, इसमें इस किले का नाम मिलता है खिजराबाद। चित्तौड़ किले का पहला साका कब हुआ? तो 1303 में हुआ। उस समय शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। और उनके सहयोगी कौन थे? गोरा और बादल थे। गोरा कौन था? तो पद्मिनी का चाचा था। और बादल कौन था? तो पद्मिनी का भाई था। कितने महीने का ये संघर्ष रहा? कितने महीने तक डेरा डाले रखा अलाउद्दीन खिलजी ने? तो 8 माह तक तो घेरा डाला और अगस्त 1303 में चित्तौड़ किले पर इसने अपना अधिकार कर लिया और अपने बेटे खिजर खां को यह किला सौंप दिया। और अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतू या तारीख ए अलाई के अंदर इस 1303 के जो अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ अभियान था, इस अभियान का आंखों देखा वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। और 1303 में ये किला जब मुस्लिम शासकों के हाथ में जाता है, तब से लेकर 1326 तक चित्तौड़ पर गुहिल वंश का शासन नहीं रहता है, यानी कि राजपूतों का शासन नहीं रहता है। तो ये था 1303 का वर्णन। अब हम यहां पे अलाउद्दीन खिलजी का जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, उस समय जो घटनाएं घटित हुई, इन घटनाओं के संदर्भ में एक कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि किस प्रकार पूरा जो इतिहास हमने अभी 1303 का पढ़ा, रावल रतन सिंह, पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ा, इसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, जिसमें मैंने पूरे अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी का जो वृत्तांत हुआ, इसको एक धागे में बांधने की कोशिश की है बड़े सरल तरीके से। यहां छोटू सिंह रावणा जो राजस्थान के गीतकार हैं, उनका एक गीत है कि घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान खड़ा, संकट में थी पद्मा रानी। अनजान था खिलजी किससे लड़ा, हम सूर्यवंशी सिरमौर है, स्वाभिमान झुकाना जिसका धरती अमर चित्तौड़ है, स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मिनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मिनी बलिदान अमर तुम्हारा। कि चित्तौड़ किले के कण कण को इतिहास बना कर जाऊंगी, स्वाभिमान को हार के तेरे हाथ कभी ना आऊंगी। दुर्ग की हर एक क्षत्राणी ने जो हर पथ में भाग लिया, एक एक कर कूदी ज्वाला में अपनी देह को त्याग दिया, पद्मिनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, पद्मिनी बलिदान अमर तुम्हारा। जब खुले द्वार चित्तौड़ देख के, मंजर देख के घबराया, ले राख हाथ क्षत्राणी की सर दीवारों से टकराया। जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के, मंजर देख के घबराया, ले राख हाथ क्षत्राणी की सर दीवारों से टकराया। घुटनों पे खड़े खिलजी के भी आंखों में भर आया पानी, हार गया दिल्ली का शासक, जीत गई है क्षत्राणी, स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मिनी बलिदान अमर तुम्हारा। तो यहाँ ये मतलब ये है कि अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए रानी पद्मिनी ने, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के लिए रवाना होता है और अपने मन में रानी पद्मिनी को पाने की चाह रखते हुए चित्तौड़ किले को घेर लेता है, तो एक लंबे समय तक भी जब इसको सफलता हाथ नहीं लगती है, तो ये एक नया षड्यंत्र रचता है और किले के भीतर प्रवेश करके रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखता है और रानी पद्मिनी को पाने की जो लालसा थी इसकी और ज्यादा तीव्र होती है। रक्त में धोखे का एक अर्थ
रखते हुए ये धोखा इसके रक्त में था और ये एक षड्यंत्र रचता है। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को किडनैप करके दिल्ली ले जाता है, लेकिन रानी पद्मिनी यहाँ पे एक बहाना बनाती है कि अगर मैं दिल्ली आऊंगी तो मेरे साथ दासियां भी आएगी, और उन दासियों के रूप में नौजवान लड़कों को बिठाया गया और अलाउद्दीन खिलजी के हाथ से पकड़कर वो वापस रावल रतन सिंह को ले आती है। जब इस अपनी हार का बदला लेने के लिए, अपनी असफलता का बदला लेने के लिए रावल रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी वापस अटैक करता है, तो 1303 का ये महासंग्राम लड़ा जाता है, जिसका आंखों देखा वर्णन करता है अमीर खुसरो। तो ये 1303 अलाउद्दीन खिलजी, पद्मिनी और रावल रतन सिंह, इनके बीच की जो ये इतिहास की एक कड़ी बनती है, ये कड़ी हमारी कंप्लीट हुई। अगला जो पॉइंट होगा उसमें हम, अच्छा यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो रावल रतन सिंह है, ये रावल रतन सिंह रावल शाखा का आखिरी शासक था, क्योंकि इसके बाद जितने भी शासक आए वो सब राणा होंगे। क्योंकि यहां मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, जब हमने स्टार्ट किया था मेवाड़, तब यहां हमने एक चीज देखी थी, वो स्लाइड अभी मिल नहीं रही है, तो मैं एक बार आपको फिर से दोबारा समझा दूंगा। तो रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद जो 1326 में जो नई शाखा स्थापित होगी, नया जो साम्राज्य स्थापित होगा, साम्राज्य वही है, लेकिन जब नए सिरे से शुरुआत होगी तो वो राणा शाखा की होगी, और वहां पे हम राणा हम्मीर जो है वो पहले शासक के रूप में सामने आएगा। आशा करता हूं कि ये कहानी जो एक काल्पनिक कहानी थी, उस कहानी में आपको मजा आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अभिव्यक्ति परिवार की ओर से मैं कुलदीप सिंह चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।